बढ़ती गर्मी, ठिठुरती ठंडी और बिन बुलाए बरसात के इस दौर में हमारे भीतर भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये धरती, ये जंगल, ये पहाड़, ये पंछी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अनसुना करने की हमें आदत सी हो गई है। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात की धरती पर, जहां बैठकर हम सुनेंगे कुदरत की ये दास्तां। किसी आम गुजराती से अगर आप गुजरात के बारे में पूछेंगे तो वे कहेंगे कि बर्फीले पहाड़ों के अलावा यहाँ सब कुछ है। यहाँ शेरों की दहाड़ है तो अनोखे पौधे से भरा पहाड़ भी है। इस रेत की जमीन पर सांप करते हैं अपना सिग्नेचर, तो कहीं मरे हुए जानवर की सफाई कर रहा है वल्चर। हिमालय पार कर आए राजहंस लगा रहे हैं गोते, तो छुप कर बैठे भेड़िए रात भर नहीं सोते। कहीं तितली का रंग बिखरा है तो कहीं सागर किनारे किसी कछुए ने अंडा रखा है। ये आप लोग टीवी के सामने क्या कर रहे हैं? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये है शेर। 1900 के दशक की शुरुआत में अत्यधिक शिकार और आवास के नुकसान के कारण एशियाई शेरों की आबादी गिर गई थी। 1965 में गिर को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1975 में मुख्य क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। इन कदमों ने शेरों के लिए एक संरक्षित आवास प्रदान किया। अब 2020 की जनगणना से पता चला कि लगभग 674 शेर यहाँ निवास कर रहे हैं। जंगल का राजा शेर गिर में राज करता है। गिर का जो जंगल है वो ड्राई डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट है, जो सूखा पानखर विस्तार बोलते हैं। तो दिस इज अ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अच्छा है। तो इसके अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वृक्ष है तो उसका वैरायटी है, जो एनिमल्स है, जो इंसेक्ट्स है, तो सबका जो है तो वो सारे का डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है। और ये जो नेशनल पार्क और सेंचुरी है, जैसे अंदर उसमें नेशनल पार्क है, उसके चारे बाजू सेंचुरी है। और जो रक्षित विस्तार है ये लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा सा पैच है। एंड ये जो पैच है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली में ऑलमोस्ट वो कंटिन्यूस पैच है। क्योंकि इतना अच्छा और इतना बड़ा कंटिन्यूस पैच है तो इसमें कार्निवोर जैसे कि लायन है, एशियाटिक लायन, तो वो भी यहाँ पे हमें अभी तक जो है बहुत सुरक्षित हालत में देखने को मिली। गिर में सिर्फ एशियाई शेर ही नहीं दिखेंगे, बल्कि 400 से भी अधिक पंछियों की आवाज आपको सुनने को मिलेगी। Gujarat is really rich. Even in the Gir people know as a lions. But Dr. Salim Ali, the great birder, has said, had not lions been the Gir would have been known for its bird diversity. इतनी diversity हमारे वहाँ है। तो Gujarat is really fantastic from the birders' point of view, from wildlife point of view, because of its unique geographical locations. इसको we have got the desert, run है, हमारे पास coast line भी है, हमारे पास hills भी है, तो पूरा सब है। शेरों को आज ही नहीं बल्कि कल भी बचाना जरूरी है। आने वाले कल की बीमारियों से ये लड़ पाए, इसलिए इनके जीन्स में ताकत होना जरूरी है। उनका जो कंसेप्ट है वो पहले उसको विजुअलाइज किया गया था, जीन पूल एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग। दीज 2 एस्पेक्ट्स जो है वो ऐसा होता है कि अगर कभी आपको लायन को कोई दिक्कत हुआ या तो कभी कोई बहुत डिजीज की वजह से दिक्कत हुआ या तो और कोई हेल्थ एस्पेक्ट्स हुआ, तो आपके पास एक हेल्दी स्टॉक होना चाहिए। तो इसलिए जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो हम सक्करबाग जू में करते हैं। जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग पेयर प्रोग्राम है उसमें काफ़ी सारे लायन का जो पेयर है उसमें बहुत अच्छी तरह से बहुत साइंटिफिकली उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसको पेयरिंग होके जो ब्रीड होते हैं। सो दे आर द पार्ट ऑफ दिस जीन पूल एंड लायन कंजर्वेशन ब्रीडिंग। एंड सक्करबाग जू जो है वो लायन कंजर्वेशन ब्रीडिंग में वन ऑफ द पायोनियरिंग जू इन द वर्ल्ड। रिसेंटली गिर नेशनल पार्क में बृहद गिर में मैंने काम किया था। तो लायन और लोगों की जो हार्मनी है, लायन जिस तरीके से लोगों के साथ रहता है और लोग जिस तरीके से उनको समझते हैं, उनका जो को एग्जिस्टेंस है वो अपने आप में एक नेचुरल वंडर है। एशियाटिक लायन वन ऑफ द मोस्ट रॉयल एनिमल इन द वर्ल्ड। तो एशियाटिक लायन के प्राइड को आप देखो, उसकी चलती हुई रॉयल्टी को देखो, तो आपको वो चलते हुए अगर वो जा रहा है तो आप अपनी नज़रें वहाँ से हटा नहीं पाओगे। आई रियली फील प्राउड कि
एशियाटिक लायन ने गुजरात को अपना घर चुना है। अरे जंगल तो देख लिए, अब हम कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? चलिए चलते हैं मैदानों की तरफ। ये घास है। वैसे तो हम मनुष्य इसको महत्व नहीं देते, लेकिन ये मनुष्य की उत्क्रांति का हीरो रहा है। ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर सिर्फ ग्रास ही मिलता है। ग्रास के अलावा दूसरी कोई स्पीसीज वहाँ पर जैसे बड़े ट्रीज वगैरह जो हो नहीं सकती कुदरती कारणों की वजह से, उस एरिया को ग्रासलैंड कहते हैं। उस एरिया में जनरली जो है बारिश बहुत कम होती है और जो मिट्टी होती है, सॉइल डेप्थ जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए दूसरे कोई जो वृक्ष वगैरह वहाँ पे हो नहीं सकते। इसलिए जो पूरा एरिया है वो ग्रासलैंड में डेवलप होता है। वो माउंटेन पे भी हो सकता है, वो ज़मीन पे भी होता है। मोस्टली जो ग्रासलैंड ज़मीन पे मतलब होते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया में, वो फ्लैट होते हैं ज़्यादातर, और वो वहाँ पे विंड वेलोसिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनकी वजह से ये ग्रासलैंड में डेवलप होता है। ये जो ग्रासलैंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम होता है। उसके अंदर एक अलग अलग फूड चेन्स होती है और एक पूरी इकोसिस्टम की तरह वो फंक्शन करता है। उसके अंदर एक पूरा फूड वेब होता है कि जिसके अंदर ग्रासेस जो है उसको खा के हिरन और जो दूसरे जो घास खाने वाले जो पशु है और वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके ऊपर फिर जैसे भेड़िया, जैसे चित्ता पास्ट में था, तो चित्ता भी उसी हिरन को खा के वो वहाँ पे रहता है। तो वो ग्रासलैंड पूरी एक इकोसिस्टम है। और गुजरात में जो मेजर ग्रासलैंड है वो पूरा एक बन्नी ग्रासलैंड करके है नाम, जो कच्छ के अंदर पाया जाता है। वो सबसे एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड वहाँ पर है। दूसरे जो है रामपुरा, वीडी कहते हैं, रामपुरा जो दाहोद के अंदर है। तीसरा है हमारा यहाँ पर एक वेलावदर नेशनल पार्क जो है, वो बहुत ही अच्छा एक ग्रासलैंड डेवलप किया हुआ है एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ मैनेजिंग इट वेरी नाइसली। गुजरात का ग्रासलैंड भी उतना इंटरेस्टिंग है जैसे ब्लैक बक नेशनल पार्क, तो उसमें काफ़ी सारे मैमल्स तो दिखते ही है, साथ में ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो सेलिब्रिटी बर्ड्स होते हैं वो दिखते हैं। मोर ओवर ये सारे बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, उनकी एक्शन उतनी इंटरेस्टिंग होती है कि हर जंगल में हर दिन नई कहानी मिलती है। गुजरात के वेलावदर के मैदान में लहराते घास और छलांग लगाते काले हिरन के झुंड एक अनोखी कहानी बयां करते हैं। वेलावदर जो है वो 34 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो कोस्टल एरिया के अंदर है। थोड़ा सलाइन ट्रैक्ट है, वो बाल रीजन कहते हैं। जो बाल मतलब एक अपना जो फोर हेड होता है, उसी तरह के फ्लैट एरिया है, उसी के अंदर वो पूरा ग्रासलैंड डेवलप किया हुआ है। और वो नेचुरल ग्रासलैंड था, उसको गवर्नमेंट इज़ प्रोटेक्टिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ प्रोटेक्टिंग एज ए ग्रासलैंड। अब वो जो एरिया है वो आज की डेट में पूरे भारत का वन ऑफ द टॉप 4 बेस्ट मैनेज नेशनल पार्क की तरह उसको मैनेज किया जा रहा है। इट इज़ फेमस फॉर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बक, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हैरियर विच इज़ माइग्रेटरी बर्ड। फिर वुल्फ जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी, छोटा सा एरिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वुल्फ की वहाँ पर मिलती है। इन्हीं घास के मैदानों में है एक और जानवर का रुतबा, नाम है भारतीय भेड़िया। किसानों के दोस्त माने जाने वाले इस जानवर को इंसान ने ही बर्बादी की ओर धकेल दिया। किसी भी प्रजाति को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए 2 प्रकार के कदम लेने जरूरी होते हैं। एक तो होता है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसको टेक्निकल भाषा में इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब कि किसी भी प्रजाति का उसके अपने कुदरती आवास में उसका रक्षण और कुदरती आवास का रक्षण। तो भेड़ियों को बचाने के लिए उसके जो कुदरती आवास हैं, जैसे कि ग्रासलैंड है, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा अच्छे ग्रासेस हों, जिससे कि भेड़िया का जो तृणभक्षी जानवर होते हैं वो ज़्यादा उसकी तादाद बढ़े, जिससे भेड़िए को खुराक अच्छी मिल जाए। तो उस तरह से भेड़िए को हम उसको ये सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो कदम है उसको एक्स-सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। एक्स-सिटू कंजर्वेशन मतलब कि वो कोई भी वन्य प्राणी के कुदरती आवास के बाहर उसका संरक्षण। ये होता है चिड़ियाघरों में या कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में। गुजरात में जूनागढ़ स्थित जो सक्करबाग जू है, वो सक्करबाग जू को भेड़िए का कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दिया हुआ है बहुत पहले से। 2015 में सुरेंद्र नगर के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर योगेंद्र शाह,
उसने एक मादा भेड़िया को एक्सीडेंट से बचाया। वो उतनी बुरी तरह घायल थी कि उसको इमीडिएटली वो आनंद वेटरनरी हॉस्पिटल ले गया कॉलेज, और उस भेड़िया को बचाने के लिए उसका आगे का पूरा दाहिना जो पैर था उसको काट दिया गया, और एक दूसरा पैर था उसको कैसे भी करके प्लास्टर किया। तो वो बिल्कुल अपंग भेड़िया थी। उसने सोचा कि क्या करे, उसको जू में रख दे। तो 2015 में उसको जू में वो रख के गया था। 2015 में मैं वहाँ नियुक्त हुआ था, और चूँकि योगेंद्र को बहुत ही जानवर बचाया था, तो हो सकता है जानवर के साथ इमोशनली अटैचमेंट होता है। तो कई बार वो जू में आते रहते थे। मेरी उससे पुरानी पहचान थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर इसका क्या किया जाए इस भेड़िए का। तो मेरे आगे वाले जो अधिकारी थे नियामक श्री राणा, उन्होंने भी जू के ब्रीडिंग प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए एशियाटिक लायन के बदले में नर भेड़िए लाने का प्रोग्राम इनिशिएट किया था। तो हमने उस प्रोग्राम को आगे चलाया, और एशियाटिक लायन देके हमने जो मैसूर जू है, मैसूर जू, जोधपुर जू और जयपुर जू, इन तीनों जू से हमने अच्छी नस्ल वाले मेल भेड़िए हमने मंगाए, और उस मेल भेड़िए के साथ हमने उसका नाम हमने फिर दिव्यांगी रखा था, क्योंकि उसको एक पैर कटा हुआ था, अपंग थी। तो हमने बोला इसका नाम दिव्यांगी रखो। तो दिव्यांगी का हमने पेयरिंग कराया मैसूर से लाए हुए नर के साथ, जिसका नाम हमने प्रताप रखा था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दिव्यांगी ने 2017 में एक बच्चे को जन्म दिया, और दूसरे साल 4 बच्चे को जन्म दिया। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि 5 बच्चे, और कोई भी चिड़ियाघर के लिए जो वाइल्ड से आया हुआ एनिमल है बहुत कीमती होता है, क्योंकि उसमें वाइल्ड जीन होते हैं। तो इससे वाइल्ड जीन से होता है बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर जो उसकी 2018 में उसकी मृत्यु हो गई दिव्यांगी की, लेकिन जो 5 बच्चे हुए थे उसने फिर से उसकी और पेयरिंग किया गया। और आज आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरे सक्करबाग जू और उसके अंतर्गत चल रहे अलग अलग केंद्रों में तकरीबन 100 से ज़्यादा भेड़िए आज है हमारे पास। लेकिन बिल्कुल एक रोचक फिल्म की तरह फिर से अपना रुतबा कायम करने के लिए ये भेड़िए तैयार हैं। वुल्फ का जो एक और एनवायरमेंट इम्पोर्टेंस है वो है जंगली सूअर और नीलगाय की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आजकल काफ़ी राज्यों में खेतीबाड़ी को ब्लू बुल और जंगली सूअर से बहुत ही नुकसान हो रहा है। उसका कारण, उसकी वजह ये की है कि बहुत आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले बहुत ही बड़ी संख्या में वुल्फ हुआ करते थे, और ज़्यादातर वुल्फ इन जो प्रजाति है जंगली सूअर और नीलगाय के बच्चों को अपनी खुराक बना के शिकार करता था। तो उसकी पॉपुलेशन का एक नेचुरल कंट्रोल था। वुल्फ की भेड़िए की तादाद कम होने से ये नेचुरल फैक्टर आजकल बहुत ही कमज़ोर हो गया है। तो उसकी वजह से दोनों प्रजाति जंगली सूअर और रोज़ की संख्या, नीलगाय की संख्या बहुत ही बढ़ रही है। और हमारे राज्य में और भी राज्यों में ये 2 प्रजाति से खेतीबाड़ी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अहम रोल वुल्फ का माना जाता है। वुल्फ को क्यों हमें बचाना चाहिए। गुजरात के उत्तर में स्थित है दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरवल्ली। इन पहाड़ों की गोद में पानी के किनारे प्रकृति लिखती है अपने गीत। आइए कुछ पुराने किले, कुछ पुराने मंदिर के पास बैठकर सुनते हैं ये संगीत को। अरवल्ली का एरिया जो है वो बर्डर्स के लिए उतना नोन नहीं है, बहुत कम लोग उधर जाते हैं। लेकिन अरवल्ली की जो वेटलैंड है उसकी डाइवर्सिटी है, उसकी इक्वलिटी है। तो 4 उसके मुख्य इलाके हैं। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो वो आएगा हमारा मेशवो डैम। तो मेशवो डैम, मुझे याद है कि 90s में हम उसको सिर्फ बार-हेडेड गीज देखने के लिए मेशवो डैम जाते थे। दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द बार-हेडेड गीज एट दैट टाइम। तो मेशवो डैम है। दूसरा जो है मोडासा के बगल में है माजूम डैम, बहुत बढ़िया सा डैम है। और उसमें बर्ड्स देखने की मजा इसलिए आती है कि एक पुराना रोड जो था वो डैम में सबमर्जेंस में गया। तो पानी जैसे जैसे कम होगा वो रोड ओपन होगा। तो हमको अगर बर्ड्स देखना है तो मासूम डैम के अंदर वो रोड से हम चले जाएंगे तो हमारी दोनों ओर जो है बर्ड्स ही होंगे और बीच में से रास्ता जा रहा है। तो बहुत बढ़िया जगह है। तीसरा है वात्रक डैम। वात्रक डैम पहाड़ी के बीच में है, तो उसका एक्सेसिबिलिटी बहुत अलग अलग, जैसे घूम घूम के जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ की डाइवर्सिटी एक अलग तरह की है।
कि वहाँ डक्स वगैरह कॉमन तो मिलेंगे ही, लेकिन कभी कभी ब्लैक नेक स्टोरफी मिल जाता है और भी पंछी वहाँ मिल जाता है। अच्छा, उसके बगल में वहाँ जैसे हम ये बोले कि जिसको अलेक्जेंड्रियन पैराकिट कहते हैं, वो तो डैम का जो रिजर्वायर का वॉल है उसमें ही वो नेस्टिंग करते हैं। गुजराती में इसको सुपानेश्वर पोर्ट के, वैसे ज़्यादातर वो पहाड़ी इलाका का पैराकिट है, लेकिन वो वहाँ पे नेस्टिंग भी करता है। तो वात्रक इज एक्सेलेंट ऑन दैट वे। द फोर्थ इज द वैडी डैम। वैडी डैम का लोकेशन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। आपको वैडी डैम में जाने के लिए ऐसा ऐसा घूम घूम के जाना पड़ता है, और मुझे कभी लगता है कि ये वैडी डैम जो है ये तीनों के कंपैरिजन में वो थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके अगल बगल में कोई वेटलैंड नहीं है, तो वहाँ उसकी डाइवर्सिटी बहुत मिलती है, बहुत डाइवर्सिटी मिलती है। और विंटर में वहाँ पे क्रिस्टेड बंटिंग जो है वो उसका कॉन्ग्रीगेशन जो होता है, तो 200, 300, 400 क्रिस्टेड बंटिंग का बड़ा का कॉन्ग्रीगेशन होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग साइट, तो वो भी बहुत अच्छी जगह है। तो ये 4 जगह तो मैं बोलूँगा, बाकी जरडा का वेटलैंड है। अच्छा, ये जो है बिलोड़ा के पास जो हाथमती सिस्टम जो है, हाथमती इंदिरा से, उसका आधा इलाका साबरकांठा में पड़ता है, आधा इलाका अरवली में पड़ता है। तो उस तरह से दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट डैम। तो वहाँ भी बहुत सी तादाद में वेटलैंड्स के बर्ड्स आते हैं, डक्स की वेराइटीज़ बहुत आती है और बहुत इंटरेस्टिंग है वो। एक जो गुहाई डैम है, गुहाई डैम वैसे पड़ता है साबरकांठा में, लेकिन एडजॉइनिंग है अरवली में, तो गुहाई भी इज़ बहुत इंटरेस्टिंग एरिया। तो मैं तो जो बर्डर फ्रेटर्निटी है उसको तो वही करूँगा कि आप नोन जगह के बजाय अननोन जगह पे जाओ और उसको एक्सप्लोर करो। गुजरात के दिल में है नल सरोवर और सागर किनारे है खिजड़िया। ये जगह दुनिया के कई देशों से सर्दी में आने वाले पंछियों का वैकेशन होम है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इनकी छुट्टियों में ये पंछी करते क्या है। नल सरोवर तो वो हम कह सकते हैं कि इट्स अ ट्रेजर, खजाना है, खजाना है। इट्स अ नेचुरल वेटलैंड। पहले तो जो जलप्लावित क्षेत्र है वो मानव सर्जित भी हो सकते हैं या नेचुरल भी हो सकते हैं। दिस इज अ डिप्रेशन, यहाँ थोड़ा वो सतह थोड़ी लो लेवल पे है, तो ये कुदरती झील है और बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट 120 स्क्वायर किलोमीटर का ये झील है, और वहाँ जब भी जाते हैं कुछ नया मिलता है। नॉट नेसेसरीली कोई नई प्रजाति मिल जाती है, लेकिन पंखी की कोई बिहेवियर ऐसे मिल जाती है, कोई अनयूजुअल कॉन्ग्रीगेशन, बहुत बड़ी संख्या में कोई पंखी मिल जाता है जो कभी आपने इतनी संख्या में ना देखे हो। ऐसी कुछ ना कुछ नई बात वहाँ मिल जाती है। तो मेरा तो बहुत उससे नाता रहा है, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर 2 साल सेंसस करती है, और सबसे पहला जो सेंसस हुआ वो 92 में हुआ था। मैंने एक भी गवाया नहीं। आई हैव अटेंडेड ऑल द सेंससेस एट नल सरोवर। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है, वो एक यूनिक हैबिटेट है, यूनिक सेंचुरी है। वो जामनगर के कोस्ट पे गल्फ ऑफ कच्छ जो है उसके कोस्टल एरिया के सदर्न एरिया में है। उसका जो एरिया है वो 6 स्क्वायर किलोमीटर ही है, बहुत ही छोटा है। लेकिन ये यहाँ पर महाराजा ने एक समय में जो समंदर का पानी अंदर ना आए ज़मीन पर, इसलिए वहाँ पे टाइडल रेगुलेटर बनाए थे। उस टाइडल रेगुलेटर की वजह से उस साइड पानी जो है खारा पानी समुंदर का है, इस साइड मीठा पानी मतलब बारिश का आता है। तो ये दोनों पानी जो है एक ही जगह पे आपको एक ही सेंचुरी में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर मरीन एरिया के बर्ड्स भी मिलते हैं, मरीन वाइल्ड लाइफ, मरीन की जो भी बायोडाइवर्सिटी वो भी मिलती है, फ्रेश वाटर की बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है। आप यहाँ पर जो खिजड़िया 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर 330 स्पीसीज़, 350 स्पीसीज़ जो है बर्ड्स की वहाँ पर मिलती है। बहुत ही छोटा एरिया है, फिर भी यहाँ पर 350 जितने बर्ड्स मिलते हैं, और वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर वो बर्ड्स को फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं। हमारी जो वेटलैंड्स है उसका अब हमारे ज़्यादातर जो डक्स वगैरह जो है दे आर द वेजिटेरियन, और दे विल प्रीफर द शैलो वेटलैंड्स। अब बहुत सी स्पीसीज ऐसी है, मतलब वो सभी वेटलैंड में मिलेगी, लेकिन एक ही वेटलैंड पे वो स्पीसीज और पर्टिकुलर बर्ड बारी बारी से आएगा, उसको लगेगा कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है। तो जैसे हमारा गुजरात की हमारी 4 रामसर साइट, नल सरोवर, खिजड़िया, थोल एंड वढवाणा। तो वढवाणा वेटलैंड है वो बड़ौदा के नज़दीक में डभोई के पास में है। तो वढवाणा वेटलैंड में हमने ये देखा कि 2012 से हम देख रहे हैं कि वहाँ ग्रे लेग गूस जो है
वो आते हैं तो उसमें से उसको ये माइग्रेशन स्टडी के लिए उसका बैंडिंग होता है, रिंगिंग होता है। तो 2012 में हमने देखा कि दैट इज़ ए K96, 13 से 16 तक हमको K65 मिला। अभी लास्ट ईयर या उसके पहले साल में भी हमको K65 मिला। तो ये सब जो है बर्ड्स 2009 में हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में उसको वो किया गया था बैंडिंग। और ये जो है ग्रे लेग जो है हमारे वहाँ ब्रीड नहीं करते हैं, वो अदर इलाके में ब्रीड करते हैं। लेकिन ये एक ही पंछी इसी जगह पे आता है, उसका मतलब वो एक ही बर्ड का नहीं है, उसका पूरा फ्लॉक, मतलब वो जो ग्रुप है 500, 1000, 2000 का ग्रुप जो है वो हर साल उसी जगह पे आना पसंद करता है। वहाँ उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है, फूड भी मिलता है, सो दे प्रीफर इट। तो गुजरात इज़ रियली रीच इन द वेटलैंड्स, क्योंकि वी हैव गॉट द नाउ 23% ऑफ द कंट्रीज वेटलैंड इन द गुजरात। और अगर हम जो इंटरनेशनल क्राइटेरियाज के हिसाब देखें तो मेरा तो ये मानना है कि मैं अगर उसका पूरा एनालिसिस करूँ, अभी हमने 4 ही रामसर साइट किए हैं। गुजरात की कम से कम 20 साइट ऐसी है जो रामसर का जो क्राइटेरिया है उससे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल करती है। पोरबंदर का एरिया है, मुकर सागर है, अमीपुर डैम है, हमारा भास्करपुरा का वेटलैंड है, परियेज का वेटलैंड है, नडा बेट है, सभी एरियाज जो है दे आर रियली रीच इन द वेटलैंड। पहली नजर में यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। नीचे बंजर जमीन, ऊपर खुला आसमां। गलती से अंदर चले भी गए तो पूरब और पश्चिम का भेद भी मिट जाएगा। लेकिन इस बंजर धरती के करीब आप जाएंगे तो मिलेगा जीवन। ये कोई मुर्दा जगह नहीं है, यहाँ तो महकती है खुशबू गुजरात की। डेजर्ट इकोलॉजी के बारे में बताया जाए तो गुजरात में सबसे शानदार एक्सपीरियंस होता है, यूनिक होता है, क्योंकि गुजरात में वो चीज़ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सीजनल सॉल्ट मार्श है गुजरात में, और मोर ओवर द ग्रेटर रन ऑफ कच्छ है, और रन के अंदर ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेजर्ट इकोलॉजी और कहीं ना कहीं थ्रॉन फॉरेस्ट। तो ये सारे इकोलॉजी रन के अंदर ही है, मतलब डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, उसमें मैमल्स, बर्ड्स, और इतने रेयर बर्ड्स मिलते हैं जो दुनिया में कहीं पर भी बहुत रेयरली पाए जाते हैं। जैसे ग्रेटर हुपुलार्क हो गया, तो वो डेजर्ट स्पीशीज है, उनका ये डाइवर्सिटी में वो देखने को मिलता है। मोर ओवर आप दुनिया के सबसे अच्छे हैरियर्स वहाँ देख पाते हो। विंटर में तो इट्स हेवन, पिंक सिटी में टर्न हो जाता है, मतलब लाख्स ऑफ फ्लेमिंगोज में उनका ब्रीडिंग होता है। तो फ्लेमिंगोज वहाँ ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे आसमान में कोई गुलाबी चादर या पूरा वेटलैंड गुलाबी कलर से रंग गया हो। सिमिलरली वहाँ स्ट्रिप्ड हाइना मिलता है। मोर ओवर काफ़ी सारी स्पीशीज है जो डेजर्ट में देखने को मिलती है। और गुजरात में 2 टाइप के डेजर्ट है, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ। अब ग्रेटर रन ऑफ कच्छ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रासलैंड एंड वेटलैंड। सिमिलरली लिटिल रन ऑफ कच्छ में भी वेटलैंड भी फॉर्म होता है, मोर ओवर वहाँ पे थ्रॉन फॉरेस्ट भी है। तो ये काफ़ी सारे बर्ड स्पीशीज ये सब मिलता है। और सबसे रेयर स्पीशीज जो इंडियन वाइल्ड है जो सिर्फ लिटिल रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है। ये है मैनग्रोव्स। ये आधे पानी में है और आधे जमीन पर। ये तूफान से बचाते हैं, ये समंदर को रोकते हैं। जहाँ पे समंदर और ज़मीन मिलते हैं, थोड़ा दलदल पाया जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से जो ग्रोथ है वो कुछ और नहीं पर तुम्हारा मैंग्रोव है। हाँ, इसकी एक बात है कि ये ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो विस्तार है पृथ्वी का, उनके देशों के समुद्र तट पे ये वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि उनको थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी नमी भी चाहिए होती है। बाकी ये बहुत टफ है। लगभग सारे हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के ये 17 डिस्ट्रिक्ट में ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, वी आर फेसिंग स्टॉर्म और हेवी रेन कंडीशन ड्यू टू दी क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं मैंग्रोव होने की वजह से ये जो है स्टॉर्म्स है, सुनामी है, ऐसी जो कैलेमिटीज़ है वो बहुत अंश तक वहाँ पे वो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि लैंड और समंदर के बीच तुम्हारा मैंग्रोव है, तो वो एक दीवार के जैसे काम कर रहा है। और बाकी पवन या विंड की जो वेलोसिटी है उससे बाकी वृक्ष शायद टूट सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ब्रिटल, मतलब उस हिसाब से अकड़ होते हैं। पर मैंग्रोव में उतना लचीलापन होता है कि पानी और हवा के बहाव की वजह से भी वो थोड़ा बैंड हो जाएंगे, वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे। तो कुल मिला के
मैंग्रोव्स और भी बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है, जैसे कि वहाँ की कोस्टल कम्युनिटी है वो बोलती है कि वहाँ पे उनके स्पेशली गुजरात में खराई कैमल जो समंदर में जा सकते हैं, तो वो अपने कैटल्स मतलब वगैरह को फॉडर के लिए भी मैंग्रोव का यूज़ करते हैं। वहाँ पे अगर फिशरीज़ हैं तो फिशिंग आउटक्रॉप भी मतलब उनको वहाँ से ज़्यादा मिलता है। मैंग्रोव की वजह से ही वहाँ पे और भी जैसे सॉल्ट इंट्रूजन नहीं होता है, तो तुम्हारी सॉइल में उतना सॉल्ट कम जा रहा है, तुम्हारे सॉल्ट विंड भी वहाँ पे कट रहे हैं, तो कोस्टल कम्युनिटी को तो बेहद फ़ायदा है ही। तो कुछ एक ऐसा आइलैंड है कि मुझे मैंग्रोव में से पास होके जाना पड़ेगा। दोनों साइड मैंग्रोव है, छोटा सा पाथ है बीच में। तो मैं बताऊं, जब हम चलते हैं ऐसा लगता है जैसे ढेर सारे पोर्स है, छोटे छोटे छेद होते हैं ज़मीन पे, उनमें से कोई आके आपको हाई बोल के जाता है, कोई वेलकम करके जाता है। अगर आप भी जाएं और वो दिखे वहाँ पे, तो वो कुछ और नहीं पर वहाँ के फेमस क्रैब है जो मैंग्रोव इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिसका एक हाथ वाइट एंड पिंक होता है और एक हाथ छोटा सा होता है। तो वो पिंक हाथ से आपको ऐसे हाई करेंगे, चले जाएंगे। वो एक अद्भुत नज़ारा होता है, जैसे फूल बिछे हों और आपके जाने से वो अपने आप फिर अपने होल्स में वापस, बरों में वापस भी चले जाएंगे। बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी तो है ही मैंग्रोव में। गिर फाउंडेशन ने, जिस संस्था में मैं हूँ, उसने भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था कच्छ डिस्ट्रिक्ट के मैंग्रोव पे। तो वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 2 गांव की मैंग्रोव फॉरेस्ट में 70+ एनिमल स्पीशीज़ पाई गई थी। कुल मिला के कीड़े हैं, मतलब अपने केकड़े हैं, मॉलस्क हैं, छोटे छोटे मृदिकाय जीव हैं, पंछी है, सब मिला के। आप फॉरेस्ट में जाओ तो आपको नेस्ट दिखते हैं, ठीक है। तो मुझे भी एक नेस्ट दिखा, उसके आसपास सांप मंडरा रहा था, ये भी दिखा। ऐसे ठीक है, ओके। तो उनको लगा होगा किसी बर्ड का। जब ध्यान से देखा, कैन यू बिलीव, मरीन एनिमल्स तो मैंग्रोव पे डिपेंडेड है, पर वहाँ पे चूहों ने घोंसला बनाया था। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। एंड उसको खाने के लिए तुम्हारा स्नेक आ रहा है। तो पूरा इकोसिस्टम साइकिल चल रहा है। ये इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव की। वो एक पेड़ पौधा कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करता है, ऑक्सीजन लेता है, ये ही नहीं है, पर वो है तो 70 स्पीशीज़ वहाँ की है। ये तो मैं सिर्फ 2 गाँव की बात कर रही हूँ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैंग्रोव। प्रकृति हमारी माँ है। माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो कच्छ के रण के समान हो जाती है। बहुत ही भावुक हो गई तो नल सरोवर की नमी उसकी आंखों में दिख जाती है। उसके आंचल के नीचे गिर के जंगलों सा घनापन महसूस होता है। उसके हाथों का स्पर्श वेलावदर के मैदानों पर से गुजरने वाली हवाओं सा लगता है, जो सुबह उठते ही सूरज के साथ एक पंछी भेजती है हमारी खिड़की के बाहर, जो कहती है अपनी माँ का ख्याल रखना।